हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका एसआरके पाठशाला में। और आज हम हमारे प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था और उसके आगे का चैप्टर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो फटाफट उसको देखिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? द फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। बिल्कुल सही बात है कि भाई किसी भी देश के फेडरल सिस्टम को सक्सेस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। पर यह सही नहीं होता, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो केवल 2 ही लेवल्स के बारे में बताया गया था, है ना। बाद में हमने अमेंडमेंट्स करके क्या किया, 3rd लेवल को बनाया। उसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। द सेकेंड वन इज द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो द रियल सक्सेस जो होती है फेडरलिज्म की, वह कहाँ पर होती है? वह होती है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उस कंट्री की, वह कैसी है। तो समय समय पर हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हमारे फेडरल सिस्टम को और भी अच्छा बनाते हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 तरीकों से क्या किया जाता है, फेडरल सिस्टम को अच्छा बनाया गया। द फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट। मैं आपको बता देता हूं पहले, एक लिंग्विस्टिक स्टेट के कारण। द सेकेंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी एंड द थर्ड वन इज सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो पहला है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट। द फर्स्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में क्या किया गया इंडिया में कि लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है भाषा के आधार पर हमने क्या किया, राज्यों को बांटा। हमने देखा था कि इंडिया को क्या कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है ना। मतलब राज्यों को मिलाकर क्या बना है, हमारा भारत देश बना है। तो यह मैंने ये भी बताया था कि राज्यों को क्यों बांटा गया, ताकि अलग अलग राज्य अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चला सकें। तो जो स्टेट को बांटा गया, तो स्टेट को बांटा गया भाषा के आधार पर, ठीक है। तो ये पहला एक मेजर टेस्ट था हमारी कंट्री द्वारा। द सेकेंड वन इज मैनी ओल्ड स्टेट हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट बीन क्रिएटेड। क्या किया गया, जो पुराने स्टेट थे उनको हटाया गया और कुछ नए स्टेट्स को बनाया गया, है ना। जैसे कि अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें, बिफोर 1947, तो कई प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, आपको मालूम है। लगभग 565 आई थिंक इतने करीब हुआ करते थे। द थर्ड वन इज in 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states, ठीक है। तो 1947 में और उसके बाद क्या किया गया कि कुछ राज्य थे, उनकी जो बाउंड्रीज थी उनको क्या किया गया, चेंज किया गया, है ना। द नेक्स्ट वन इज दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन अ सेम स्टेट। तो ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो एक ही भाषा बोलने के लोग हैं वह एक ही राज्य में रह सकें। क्या हुआ देखिए, जब डिमांड करी गई कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स में बांट दिया जाए, तो कुछ जो नेशनल लीडर्स थे, है ना, उनको थोड़ा फियर हो गया कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि कंट्री की यूनिटी पर सवाल उठे। बट ये एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। क्या हुआ कि जैसे ही भाषा के आधार पर स्टेट्स को बांटा गया, तो क्या हुआ, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे से रन करने में हमें सहायता मिली। फॉर एग्जांपल मान के चलिए केरल स्टेट है, ओके। तो आपको मालूम है अब केरल में ज़्यादा लोग हिंदी बोलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो वहाँ की ही भाषा के जो लोग रहेंगे वह उसको ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें देखते हैं द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। तो फर्स्ट में उन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया। द सेकेंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड टेस्ट क्या था उनका, लैंग्वेज पॉलिसी।
अभी इसको और हम डिटेल में देखते हैं। द सेकेंड वन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। मतलब भारत में नेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा होता है वह किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया। आपको मालूम है हमारे भारत में जो डाइवर्सिटी है वह कितनी विशाल है, तो उसको देखते हुए यह निर्धारित किया गया कि जो नेशनल लैंग्वेज है उसका दर्जा अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट नेशनल लैंग्वेज। द फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या 1965 में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से क्या किया गया कि जो इंग्लिश थी उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने फिर से क्या किया, उसको एग्री हुई और उसको बाद में क्या हुआ, यूज़ में लाना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तब आप देख सकते हो कि जब भी लोकसभा राज्यसभा की बैठकें वगैरह होती हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप हिंदी में ही बोलोगे, अपनी स्पीच हिंदी में ही बोलोगे, या जो भी प्रश्नकाल के समय जो भी क्वेश्चंस होते हैं वह हिंदी में ही बोले जाएंगे। अगर किसी को इंग्लिश भाषा का यूज़ करना है तो वह कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपुल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि वह क्या करे, थोपे ज़बरदस्ती के, नहीं आप हिंदी ही बोलिए। जो ऐसे स्टेट्स से बिलोंग करते हैं या जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वह क्या करें, हिंदी बोलें, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप दोनों ही चीज़ों में, चाहे वह लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला हमारा पॉइंट हो चाहे हमारा लैंग्वेज पॉलिसी हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे फेडरल सिस्टम को बनाते जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन। याद करिए मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कौन सा था, वो पावर शेयरिंग। क्या पढ़ा था हमने उसमें? पावर शेयरिंग में हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। उसमें से एक टाइप्स क्या था आपका, पॉलिटिकल पार्टी अमंग पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा था हमने, किस तरीके से वहाँ पर कोलिशन के थ्रू क्या हो सकती है, पावर्स को शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर क्रिएट की गई। Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. If no single party get a clear majority in Lok Sabha, the major national party can alliance with many parties including several regional party to form a government at the center. तो कभी कभी क्या होता है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पार्टी को क्या हो, मेजॉरिटी में वोट मिल जाए, है ना। तो क्या होता है, जो अलग छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वह आपस में क्या होती हैं, मिलकर सेंटर की गवर्नमेंट बना लेती हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गठबंधन या मिलीजुली सरकार भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में उसे कोलिशन भी बोलते हैं। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था पावर शेयरिंग के बारे में, तो यह क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का भी। तो इन तीन तरीकों से बेसिकली क्या होता है, हमारे फेडरल सिस्टम को बहुत अच्छा बनाया गया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या किया जाता है कि क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट के पास पावर होती है वह किसको दे दिया जाता है, लोकल को भी उसमें से कुछ पावर्स दे दी जाती है। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो 1992 में एक स्टेप्स उठाया गया, कैसा, डिसेंट्रलाइजेशन का। क्योंकि क्या हो रहा था कि सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट थी वह अपने अपने लेवल पे अच्छा काम तो कर रही थी, लेकिन जो बहुत ही नीचे का लेवल था, मतलब जिसको हम लोकल लेवल बोलते हैं, वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा लगा कि उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर कर एक नए टीयर को, नए लेवल को बनाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। ओके, चलिए लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। तो जिस तरीके से हर लेवल के, चाहे वह स्टेट लेवल हो चाहे वह आपका सेंट्रल लेवल हो, उनके रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के भी क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे।
सीट आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़। तो जितने भी जो भी शेड्यूल्ड कास्ट हों, चाहे आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, अदर बैकवर्ड क्लास हों, तो जितनी भी पिछड़ी जातियाँ होंगी, जनजातियाँ होंगी, उनके लिए सीट्स भी वहाँ पर रिजर्व होती हैं। स्टेट लेवल पर भी होती हैं, सेंट्रल लेवल पर भी होती हैं, तो डिसाइड किया गया कि लोकल लेवल पर भी होंगी। द नेक्स्ट वन इज एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो वुमेन्स के लिए भी कितना किया गया है, 1/3 पोजिशंस सभी कैटेगरी में क्या करी गई है, रिजर्व करी गई है। स्टेट का एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में जो भी आपके इलेक्शंस होंगे उसको कंडक्ट करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब आपको मालूम है लोकल गवर्नमेंट की बात करें, जो गांव वगैरह में जो गवर्नमेंट रहती है उनके लिए, तो बेसिकली पंचायत वगैरह, तो वहाँ पर क्या है, रिवेन्यू जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू होते हैं वह काफ़ी कम होते हैं। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि जो स्टेट होगा, है ना, जिस भी स्टेट की जो लोकल गवर्नमेंट होगी, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वह क्या करेगी, वहाँ पर जो रिवेन्यू होगा उसको क्या करेगी, शेयर करेगी। ठीक है। ये क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक दायरा नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि हर अलग अलग जो भी राज्य होते हैं उनके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो होता है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, तो ये 3 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होता है। ठीक है। सबसे नीचे का जो लेवल होता है वह होता है विलेज लेवल, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। ठीक है। तो मतलब कोई एक विलेज की भी हो सकती है और कई सारे छोटे छोटे आसपास के जो विलेज होते हैं वह भी मिलकर क्या बना सकते हैं, ग्राम पंचायत को बना सकते हैं। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स मेंबर कॉल्ड पंच। ठीक है। तो यह जो गांव होते हैं ये अलग अलग किस में डिवाइड होते हैं, वार्डों में डिवाइड होते हैं, और इन वार्डों से अलग अलग जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इनके प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज। ठीक है। तो जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के होंगे वह क्या करेंगे, वोट डालकर उन्हें चुनेंगे। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ठीक है। तो उस रिलेटेड विलेज से जुड़ी जो भी मुद्दे होंगे, मान लीजिए सड़क बनाना है या पानी से जुड़ा कोई भी काम करना है, तो उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वह कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत का जो भी कार्य होता है उसका सुपरविजन कौन करता है, ग्राम सभा। ठीक है। और यह भी ध्यान रखती है यह कि जो भी मीटिंग्स होगी वह कम से कम साल में 2 या 3 बार होनी चाहिए, उनका बजट निर्धारण होना चाहिए। ठीक है। और वह किस तरीके का काम कर रही है उसका रिव्यू भी कौन लेगा, ग्राम सभा लेगी। तो ग्राम सभा के बेसिकली काम क्या होता है, ग्राम पंचायत किस तरीके से काम कर रही है, प्रॉपर उनकी मीटिंग्स हो रही है या नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ईयर में 2 या 3 बार उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, एनुअल बजट उनका चेक होता है, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है इसका रिव्यू भी कौन करता है, ग्राम सभा करती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक और मंडल भी बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं वह मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति बनाती हैं। और इन पंचायत समिति के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, उनका चुनाव करते हैं पंचायत के मेंबर। उस एरिया में जो भी पंचायत के मेंबर होंगे वह पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। हमने ऊपर देखा था क्या था, पहले विलेज लेवल था, फिर था आपका ब्लॉक लेवल और फिर था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात चल रही है। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति बनाती हैं, और बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर क्या बना लेती हैं, जिला परिषद बना लेती हैं। ओके। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, एमएलएज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर मेंबर ऑफ जिला परिषद। ठीक है। तो इस जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वह लोकसभा और उससे रिलेटेड, उसके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी एमएलएज होते हैं वह सभी हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया। अभी तो हम बात कर रहे थे कहाँ की, रूरल एरिया की, अब बात करते हैं अर्बन एरिया को। तो इसमें 2
पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका क्या, टाउन्स, और एक हो गया आपका क्या, बिग सिटीज़। तो टाउन्स में क्या होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, और इन म्यूनसिपैलिटीज़ का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल चेयरमैन बोलते हैं। वहीं अगर बात करें किसकी, बिग सिटीज़ की, तो बिग सिटीज़ में काम कौन करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है, और इनका जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेयर, है ना, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, महापौर। तो इस तरीके से हमारा पंचायती राज सिस्टम जो होता है वह काम करता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।